हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम रिसेंटली न्यूज़ चैनल में बहुत ही छाया हुआ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज जोशीमठ लैंड सिंकिंग इशू। तो आखिरकार हुआ क्या यहाँ पर इस पूरे रीजन में, और किस तरीके का इम्पैक्ट हमें लोगों की ज़िंदगी में देखने को मिला हुआ था। क्या इससे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कुछ वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे क्या, या फिर ऑलरेडी जो वार्निंग्स दिए गए क्या सरकार ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया? इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि उत्तराखंड का जो जोशी मठ है, बहुत ही एक क्रूशियल सा एरिया वो माना जाता है। तो वहां पर एनॉर्मस लैंडस्लाइड का इंसिडेंट हमें देखने को मिला हुआ था, जिसके तहत कई घरों में वहां पर बड़े बड़े क्रैक्स हमें देखने को मिले हुए थे। जस्ट घर नहीं, सड़कों वगैरह पर भी हमें भारी भरकम, यहाँ पर आप इमेजेस में भी देख सकते हैं, इस तरीके के क्रैक्स देखने को मिले हुए थे। और दरअसल पिछले ही साल एंड ऑफ दिसंबर से उस टाइम फ्रेम से ही इसरो जो है वो लगातार इसे ट्रैक कर रहा था। और इसरो वालों ने अपने कार्टोसैट 2A सैटेलाइट के इमेजरी की मदद से उन्होंने कई इस तरीके के इमेजेस भी भेजे हुए थे। और खासकर इसरो का रिमोट सेंसिंग नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो इससे जुड़ा हुआ था, और उन्होंने ये कहा कि जो मैसिव सॉइल सिंकिंग का इशू जो है, बिकॉज ऑफ दैट पूरा जोशीमठ का जो एरिया है वो 5.4 सेंटीमीटर जो है वो सिंक हो चुका है, यानी कि डूब चुका हुआ है। उसका हाइट जो है वो पूरी तरीके से कम हो चुका है। और ये रैपिड सब्सिडेंस इवेंट जो है वो जनवरी 2 से हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इमेज में भी क्लियरली देख सकते हैं। ऑलरेडी ये पूरा पहाड़ी इलाका है। याद रखिएगा कि पूरा हिमालयन जो ये माउंटेनियस सिस्टम है बहुत ही फ्रेजाइल माना जाता है इकोसिस्टम, और एनवायरनमेंट भी यहाँ पर उतना खासकर सब्सिस्टेंस नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हद से ज्यादा इंसानी इन्फ्लक्स होना, हद से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होना, टूरिज्म भी हद से ज्यादा यहाँ पर होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सभी इश्यूज हमें देखने को मिले हुए थे। सो ये बहुत ही सीरियस सा एक कंसर्न है। तो आखिरकार होते क्या हैं लैंड सब्सिडेंस एक्चुअली? देखिए, लैंड सब्सिडेंस जो है वो सिंकिंग ऑफ द ग्राउंड है बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट। यहाँ पर आप इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड बिकॉज ऑफ मटेरियल का डिपॉजिट होना, या फिर सडनली वहां से उसे निकाल देना, या फिर उसका वहां से हटा देना। बिकॉज ऑफ दैट जो ऊपरी तल पर ये जो लेयर है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस के नीचे जो कोई भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अर्थ के ऊपरी लेयर पर हमें वो जो मिस मैनेजमेंट या फिर जो हमें लेयर में जो फर्क देखने को मिलता है उसे हम लैंड सब्सिडेंस का जरूर कहते हैं। मैं आपको इमेजेस भी बताऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना हार्श ये लैंड सब्सिडेंस होता है जब अंडरग्राउंड मटेरियल किसी भी तरीके का चेंज, चाहे वो डिपोजिशन हो या फिर सिल्टिंग हो वहां पर, या फिर वहां पर उस एरिया में किसी भी तरीके का खालीपन हो, बिकॉज ऑफ दैट इस तरीके के बड़े बड़े होल्स और क्रैक्स वगैरह हमें एरिया में देखने को मिलते हैं। और बहुत ही सीरियस सा इशू है, क्योंकि लोग वहां पर रहते हैं, घर वगैरह उनके होते हैं, तो घर वगैरह में क्रैक पड़ जाते हैं, और कई बार एक अर्थक्वेक टाइप का भी हमें इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ही सीवियर सा डैमेज हमें देखने को मिलता है। तो लैंड सब्सिडेंस के कॉजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला नेचुरल कॉजेस ऑफ कोर्स, जैसे कि अर्थक्वेक की वजह से हो सकते हैं, सॉइल कॉम्पैक्शन की वजह से, एरोजन की वजह से, ग्लेशियल एडजस्टमेंट, सिंक होल फॉर्मेशंस एक्सेट्रा। लेकिन इस पर ह्यूमन का कंट्रोल ज्यादातर नहीं होता। ह्यूमन का कंट्रोल ज्यादातर आर्टिफिशियल तरीकों में होता है, जैसे कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए, ऑयल के लिए हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो अंडरग्राउंड वेल्स वगैरह डिग करते हैं, मिनरल वाटर का इस्तेमाल करने के लिए, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो इन सभी की वजह से भी वो जो अंदर का एरिया होता है लेयर, बिकॉज ऑफ दैट वहां पर कुछ खालीपन फॉर्म होता है। मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए कहीं ना कहीं अगर हमें पता चल गया कि नेचुरल गैस वहां पर अवेलेबल है, तो आर्टिफिशियल तरीके से हम वहां पर कोई रिफाइनरी वगैरह बनाएंगे और क्रूड ऑयल वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब ऑयल एक्सट्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो वो पूरा एरिया तो यहाँ पर खाली है। सो व्हाट विल हैपन नाउ? तो ऑटोमेटिकली आसपास का सॉइल जो है वो अपने आप को डिस्टर्ब करेगा ताकि वो उस वेकेंट एरिया को फिल कर सके। एंड बिकॉज ऑफ दिस अंडरग्राउंड फिलिंग प्रोसेस हमें ऊपरी तल पर एरिया पर क्रैक्स देखने को मिलेंगे। सो क्रूड लैंग्वेज में यही लैंड सब्सिस्टेंस है। माइनिंग का भी आप एग्जांपल ले लें, या फिर लाइमस्टोन जो डिसॉल्व वगैरह होते हैं बारिशों की वजह से,
वहां पर भी बड़े बड़े सिंक होल्स हमें देखने को मिलते हैं। और ग्राउंड वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज भी एक जगह से दूसरी जगह जब हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और हद से ज्यादा भी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हद से ज्यादा लोड भी किसी स्पेसिफिक एरिया पर बढ़ता है और सॉइल की वो जो कैपेसिटी होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, उससे हद से ज्यादा वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने पर भी इस तरीके से लैंड सब्सिडेंस के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो करेंटली जोशीमठ वही प्रॉब्लम फेस कर रहा था। जोशीमठ का लोकेशन कहाँ पर है? देखिए, ये तो वैसे तो उत्तराखंड स्टेट में है, इंडिया के चमोली जिले में है, लेकिन क्रूशियल ये इसलिए क्योंकि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर है और बहुत ही जबरदस्त सा टूरिस्ट स्पॉट ये माना जाता है। और ओवरनाइट स्टे के लिए खासकर जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं और हिंदू पिलग्रिम जो बद्रीनाथ के एरिया में जाते हैं, या फिर औली या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसे विजिट करने के लिए जाते हैं। इवन जो सिख भाई बहन जो हेमकुंड साहिब जाते हैं, उनके लिए भी जोशीमठ जो है वो एक ओवरनाइट स्टे की तरह, रेस्ट प्लेस की तरह एक्ट करता है, यानी कि एक बफरिंग जोन की तरह भी आप जोशीमठ को देख सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्मी का कंटोनमेंट एरियाज भी जोशीमठ को माना जाता है। और ये 4 जो बहुत ही प्रोमिनेंट हिंदुइज्म में जो मठ एस्टेब्लिश किए गए थे आदि शंकराचार्य के हाथों, उनमें से एक जो कि बद्रीनाथ है, उसके भी जोशीमठ बहुत ही करीब है। तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए हुए थे, एक श्रृंगेरी कर्नाटक में, द्वारका गुजरात, पुरी ओडिशा और बद्रीनाथ उत्तराखंड। तो जोशीमठ बद्रीनाथ उत्तराखंड के बहुत ही करीब का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चमोली जिले में यहाँ पर है जोशीमठ, इस कन्फ्लुएंशियल एरिया में, इस यहाँ पर। और बद्रीनाथ भी बहुत ही करीब है, हेमकुंड साहिब भी बहुत ही करीब है, औली आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहीं पर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स भी हमें देखने को मिलेगा। सो वो टूरिज्म से रिलेटेड भी बहुत ही क्रूशियल है और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी जोशीमठ हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंस है। रीजंस इसके क्या क्या है इस तरीके के लैंड सब्सिडेंस की वजह से? देखिए, एक्सपर्ट्स का तो यही कहना है कि ये जोशीमठ का जो एरिया है या फिर जो सिटी है, वो किसी माउंटेन पर या फिर रॉक पर, किसी लैंड पर नहीं बनाई गई है। ऑलरेडी एंशिएंट टाइम में एक बहुत बुरी तरीके से लैंडस्लाइड हुआ था उस हिमालयन रीजन में, तो उस लैंडस्लाइड के मटेरियल के ऊपर ही ये सिटी बनाया गया है। यानी कि कोई भी रॉक सॉलिड यहाँ पर चीज नहीं है जिस पर ये सिटी बनाई गई है। दरअसल ये स्टोन्स और जो मिट्टी, सैंड वहां पर आई हुई थी डिपॉजिट होते हुए लैंडस्लाइड की वजह से, उसके ऊपर ये सिटी को बनाया गया है। तो पहले तो पॉपुलेशन कम था, कोई भी इश्यू नहीं था, लेकिन अब हद से ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड होना, क्योंकि होटल्स वगैरह ऐसे एक्सोटिक लोकेशंस पर बहुत ज्यादा टूरिज्म होने की वजह से कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोड बेरिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस होने की वजह से ये क्राइसिस हमें देखने को मिला हुआ है। चंद एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि पूरा हिमालयन का सिस्टम जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस रिवर फ्लोज जो है वो पेरिनियल रिवर्स बहुत ही ज्यादा फ्लो होते हैं। गंगा का पूरा ड्रेनेज बेसिन हिमालयन सिस्टम में ही हमें देखने को मिलेगा, तो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर सही तौर पर नहीं है। और कई बार होता क्या है, जब वाटर के फ्लो को हम ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वाटर अपने आप किसी दूसरे रास्ते को चुन लेता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो जोशीमठ कहीं ना कहीं नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को ब्लॉक कर रहा होगा शायद, एंड बिकॉज ऑफ विच ये सिंकिंग का जो इश्यू है, वाटर फ्लो जहाँ कहीं पर से भी उसे मौका मिलता है वो फ्लो होने की कोशिश करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट अंडरग्राउंड लैंड सब्सिडेंस के इश्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अनप्लान्ड और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर जोशीमठ क्राइसिस। रेसिडेंट्स ने तो निशाना एनटीपीसी पर भी साधा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एक हेडल पावर प्रोजेक्ट वहां से गुजर रहा है, दरअसल तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो लोकल रेसिडेंट्स का कहना यह था कि एक पंक्चर्ड एक्वाफायर की वजह से वाटर जो है वो आसपास के एरियाज में लीक हो रहा था। टनल, अंडरग्राउंड टनल एक खोदा गया है, बिकॉज ऑफ दैट वाटर सीपेज भी उस एरिया में हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, और शायद यही एक रीजन था बिकॉज ऑफ विच जोशीमठ का एक कोलैप्स हुआ। लेकिन एनटीपीसी वालों ने इस पूरे एलिगेशन को डिनाई किया और उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके का एक्वाफायर पंक्चर नहीं हुआ है और जोशीमठ के टाउन के अंडर से किसी भी तरीके का टनल हमने खोदा नहीं है, और एज ऑफ नाउ आसपास से कोई भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है ना वो हम नहीं कर रहे हैं। सो एनटीपीसी ने भी क्लियरली ये कह दिया हुआ है। तो क्या अर्लियर वार्निंग्स नहीं दिए गए थे इसके बारे में, इस एरिया के फ्रेजाइलिटी के बारे में? बिल्कुल दिए गए थे। 50 साल पहले ही एमसी मिश्रा कमेटी ने 1976 में ही रिपोर्ट दी हुई थी और कहा हुआ था कि यहाँ पर इस एरिया में, यानी कि पूरे उत्तराखंड के उस फ्रेजाइल एरिया में, खासकर जोशीमठ के एरिया में अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो एरिया में हो रहा है उसे रोका जाए इमीडिएटली, और नेचुरल वल्नरेबिलिटीज जो कुछ भी है वो बहुत ही ज्यादा है इस एरिया में। सरकार को चाहिए कि वो उन्हें रिकॉग्नाइज करे और यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल वो लाए।
एंड नॉट जस्ट दैट 1991 1999 में जब अर्थक्वेक्स भी आए हुए थे तो इस एरिया को जोशीमठ के एरिया को कैटेगरी 5 जहाँ पर हाई रिस्क सेस्मिक जोन 5 के अंडर इसे कैटेगराइज किया गया था। पूरे इंडिया में सेस्मिक जोन 5 जो है वो बहुत ही वल्नरेबल और एक्टिव अर्थक्वेक के प्रोन रीजन्स माने जाते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट यहाँ पर कई ज्यादा रनिंग स्ट्रीम्स भी वाटर के हमें देखने को मिलते हैं। पूरा गंगा का ड्रेनेज सिस्टम ही यहीं पर है। तो विष्णु प्रयाग जो है ना, जो धौली गंगा और अलकनंदा रिवर्स का एक कन्फ्लुएंस है वो भी जोशीमठ के रीजन में ही हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से धौली गंगा, ये दोनों का कन्फ्लुएंस जो है वो विष्णु प्रयाग हमें जोशीमठ के रीजन में ही देखने को मिलता है। सो बहुत ही वल्नरेबल सा रीजन हमें ये मान सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो कि देहरादून में है, उन्होंने ऑलरेडी कई बार सीरियस वार्निंग्स दिए हुए थे। पिछले साल से ही वो लोग इसे कंटिन्यूअसली इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी में देख रहे थे और उन्होंने कहा कि 6.5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से जो है जोशीमठ का एरिया सिंक होते जा रहा है, डूबते जा रहा है। तो जुलाई 2020 से ही ये रिपोर्टिंग सुन के आ रहे थे और मार्च 2022 तक भी उन्होंने कंटिन्यूअसली ये इन्फॉर्मेशन हमें पहुंचाते ही रहे। और ये भी कहा गया कि जो बेस एरोशन है जोशीमठ का स्लोप का, वो अलकनंदा के रिवर के फ्लो की वजह से हमें आहिस्ता से सिंकिंग रेट भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इस तरीके के क्रैक्स ऑलरेडी एक बार दिख चुके हैं। पहली बार 2021 में रिपोर्ट किए गए थे चमोली जिला उत्तराखंड में इस तरीके के क्रैक्स, लेकिन वहां पर करार ये दिया गया, रीजन ये बताया गया कि फ्रीक्वेंट फ्लडिंग्स और लैंडस्लाइड्स यहाँ पर आम बात है। तो जाहिर सी बात है कि एक दो घरों में इस तरीके के क्रैक्स हमें देखना बहुत ही जाहिर सी बात है। लेकिन अब जो कि लैंड सब्सिडेंस हुआ है, हद से ज्यादा वहां पर सीरियसनेस है। कई सारे घरों में इस तरीके के क्रैक्स हमें देखने को मिले हुए, इवन सड़कों पर भी इस तरीके के क्रैक्स हमें देखने को मिले हुए हैं। तो इम्पैक्ट क्या रहा है इस जोशीमठ के क्राइसिस का? लगभग अब तक 66 फैमिलीज टाउन छोड़ के जा चुके हुए हैं और 678 से भी ज्यादा हाउसेस में क्रैक्स हमें देखने को मिले हुए हैं। और ऑफिशियल्स की माने तो लगभग 4 या 5 हजार के आसपास लोग ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हुए हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी गए हुए थे वहां पर जोशीमठ को, उन्होंने विजिट किया। लोकल्स और एक्सपर्ट्स के साथ भी उन्होंने कई बातचीत, मीटिंग वगैरह की और इमीडिएट कॉम्पनसेटरी तौर पर 1.5 लाख रुपए उन्हें देने की इजाजत दी गई। 1.5 लाख रुपए देने का कॉम्पनसेशन उन्हें अनाउंस किया गया, लेकिन खुद सरकार ने कहा कि बस ये टेम्पररी है क्योंकि डैमेज है वो बहुत ही ज्यादा है। तो एक बार पूरी तरीके से असेसमेंट हो जाए तो परमानेंट कोई ना कोई एक सोल्यूशन निकाला जाएगा और परमानेंट कॉम्पनसेशन की भी बात वहां पर की जाएगी। एंड नॉट जस्ट दैट, सेंटर भी बहुत ही सीरियसली इस इशू को लिया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी अलॉन्ग विद नितिन गडकरी जी, आर.के. सिंह, भूपेंद्र यादव और कई इंपॉर्टेंट से ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स उनके घर में मिले हुए थे और इस जोशीमठ के क्राइसिस को उन्होंने डिस्कस किया। तो क्या वे अहेड है इस क्राइसिस को डील करने के लिए? बहुत ही सिंपल है, टूरिज्म के प्रैक्टिस को रेगुलेट करवाइएगा। ये पूरा जो एरिया आप देखते हैं उत्तराखंड का, बहुत ही फ्रेजाइल हिमालयन रीजन ये है और टूरिज्म एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट अनप्लैंड और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ज्यादा है, होटल्स हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, लोगों का जाना इन्फ्लक्स बहुत ही ज्यादा हो चुका हुआ है। विजिलेंस एंड पेट्रोलिंग, जाहिर सी बात है जब तक आप सतर्क नहीं रहेंगे आपकी सेफ्टी की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। अर्ली वार्निंग सिस्टम, इवन तो अर्ली वार्निंग्स यहाँ पर दिए गए, ज्यादातर उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। रीजनल कोऑपरेशन की बहुत ही जरूरत है। एरिया स्पेसिफिक सस्टेनेबल प्लान आप कीजिएगा। माना कि पूरा हिमालयन जो सिस्टम है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, लेकिन हर सिटी, हर एरिया के, हर रीजन के अपने अपने नीड्स हैं, तो उसके हिसाब से एरिया स्पेसिफिक आप सस्टेनेबल प्लान लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इको टूरिज्म को आप प्रमोट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और इस फ्रेजाइल हिमालयन रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने की आप कोशिश कीजिएगा। तो ये थी चंद बातें जो आपको जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस के बारे में जाननी थी। रिव्यू क्वेश्चंस जो थोड़े पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में कहां पर स्थित है? कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या मणिपुर? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वाइल्ड फायर हजार्ड्स के लिए? वॉल्केनिक eruptions, एल नीनो, वॉल्केनिक लाइटनिंग एंड थंडरिंग, ऑल द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। ये सभी भी रीजंस हो सकते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ हजार्ड्स, वाइल्ड फायर हजार्ड्स। इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन कब सेलिब्रेट या फिर ऑब्जर्व किया जाता है? जून 15, मार्च 5, अक्टूबर 13 या फिर सितंबर 13? एंड द करेक्ट आंसर इज अक्टूबर 13। हेड ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन होते हैं? होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर? एंड द करेक्ट आंसर इज खुद प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कब एस्टैब्लिश की गई थी? 2003, 4, 5 या 6? And the correct answer is 2005, 23rd of December.
सो वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको जिस किसी चीज़ की भी जरूरत हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर रहे हो। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next lecture. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।